बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि अभी गांधी जी चंपारण में समिति के काम को समेट ही रहे थे कि उन्हें अहमदाबाद के खेड़ा जिले से पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान माफ करने की जरूरत का जिक्र था। इसीलिए गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे और मजदूरों को हड़ताल करने की सलाह दी। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय आश्रम की झांकी। मजदूरों की बात को आगे बढ़ाने से पहले यहां आश्रम की झांकी कर लेना आवश्यक है। चंपारण में रहते हुए भी मैं आश्रम को भूल नहीं सकता था। कभी कभी वहां हो भी आता था। कोचरब अहमदाबाद के पास एक छोटा सा गांव है। आश्रम का स्थान इस गांव में था। कोचरब में प्लेग शुरू हुआ। आश्रम के बालकों को मैं उस बस्ती के बीच सुरक्षित नहीं रख सकता था। स्वच्छता के नियमों का अधिक से अधिक सावधानी से पालन करने पर भी आसपास की अस्वच्छता से आश्रम को अछूता रखना असंभव था। कोचरब के लोगों से स्वच्छता के नियमों का पालन कराने की अथवा ऐसे समय उनकी सेवा करने की हम में शक्ति नहीं थी। हमारा आदर्श तो ये था कि आश्रम को शहर या गांव से अलग रखें, फिर भी वो इतना दूर ना हो कि वहां पहुंचने में बहुत कठिनाई हो। किसी न किसी दिन तो आश्रम को आश्रम के रूप में सुशोभित होने से पहले अन्य स्थान पर खुली जगह में स्थिर होना ही था। प्लेग को मैंने कोचरब छोड़ने की नोटिस माना। श्री पूंजा भाई हीराचंद आश्रम के साथ बहुत निकट का संबंध रखते थे और आश्रम की छोटी बड़ी सेवा शुद्ध और निरभिमान भाव से करते थे। उन्हें अहमदाबाद के कारोबारी जीवन का व्यापक अनुभव था। उन्होंने आश्रम के लिए जमीन खोज तुरंत ही कर लेने का बीड़ा उठाया। कोचरब के उत्तर दक्षिण के भाग में मैं उनके साथ घूमा। फिर उत्तर की ओर 3-4 मील दूर कोई टुकड़ा मिल जाए तो उसका पता लगाने की बात मैंने उनसे कही। उन्होंने आज की आश्रम वाली जमीन का पता लगा लिया। वो जेल के पास से ये मेरे लिए खास प्रलोभन था। सत्याग्रह आश्रम में रहने वाले के भाग्य में जेल तो लिखा ही होता है। अपनी इस मान्यता के कारण जेल का पड़ोस मुझे पसंद आया। मैं ये तो जानता ही था कि जेल के लिए हमेशा वही जगह पसंद की जाती है जहां आसपास स्वच्छ स्थान हो। कोई 8 दिन के अंदर ही जमीन का सौदा तय कर लिया गया। जमीन पर न तो कोई मकान था न कोई पेड़। जमीन के हक में नदी का किनारा और एकांत, ये 2 बड़ी सिफारिशें थीं। हमने तंबुओं में रहने का निश्चय किया और सोचा कि रसोई घर के लिए टीन का एक काम चलाऊ छप्पर बांध लेंगे और धीरे धीरे स्थायी मकान बनाना शुरू कर देंगे। इस समय आश्रम की बस्ती बढ़ गई थी। लगभग 40 छोटे बड़े स्त्री पुरुष थे। सुविधा यही थी कि सब एक ही रसोई घर में खाते थे। योजना की कल्पना मेरी थी। उसे असली रूप देने का बोझ उठाने वाले तो नियमानुसार स्वर्गीय मगनलाल गांधी ही थे। स्थायी मकान बनने से पहले की कठिनाइयों का पार न था। बारिश का मौसम सामने था। सामान सब 4 मील दूर शहर से लाना होता था। इस निर्जन भूमि में सांप आदि हिंसक जीव तो थे ही। ऐसी स्थिति में बालकों की सार संभाल को खतरा मामूली नहीं था। रिवाज ये था कि सर्प आदि को न मारा जाए, लेकिन उनके भय से मुक्त तो हम में से कोई भी नहीं था, आज भी नहीं है। फिनिक्स, टॉलस्टॉय फार्म और साबरमती आश्रम, तीनों जगहों में हिंसक जीवों को न मारने का यथाशक्ति पालन किया ही गया है। तीनों जगहों में निर्जन जमीनें बसानी पड़ी थी। कहना होगा कि तीनों स्थानों में सर्प आदि का उपद्रव काफी था। तिस पर भी आज तक एक भी जान खोरी नहीं पड़ी। इसमें मेरे समान श्रद्धालु को तो ईश्वर के हाथ का, उसकी कृपा का ही दर्शन होता है। कोई ये निरर्थक शंका ना उठावे कि ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। मनुष्य के दैनिक कामों में दखल देने के लिए वो बेकार नहीं बैठा है। मैं इस चीज को, इस अनुभव को दूसरी भाषा में रखना नहीं जानता। ईश्वर की कृति को लौकिक भाषा में प्रकट करते हुए भी मैं जानता हूं कि उसका कार्य अवर्णनीय है। किंतु यदि पामर मनुष्य वर्णन करने बैठे तो उसकी अपनी तोतली बोली ही हो सकती है। साधारणतः सर्प आदि को ना मारने पर भी आश्रम समाज के 25 वर्ष तक बचे रहने का संयोग मानने के बदले ईश्वर की कृपा मानना यदि वहम हो तो वो वहम भी बनाए रखने जैसा है। जब मजदूरों की हड़ताल हुई तब आश्रम की नींव पड़ रही थी। आश्रम का प्रधान प्रवृत्ति बुनाई काम की थी।
काटने की तो अभी हम खोज ही नहीं कर पाए थे, इसलिए पहले बुनाई घर बनाने का निश्चय किया था। इससे उसकी नींव चुनी जा रही थी। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय आश्रम की झांकी। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।